मोस्टली वैसे यही होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी ओरिजिनल स्केल है उसके जो क्वेश्चन है उनको हम एज इट इज यूज करें, हम रिमूव ना करें। मैम ये क्वेश्चन हम पूरा रिमूव कर देंगे, ऐसे ओप ये 3 है। क्वेश्चन जी 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 बिल्कुल, ये फिर थर्ड क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, आपके एनालिसिस में से निकल जाएगा। इससे ये होगा कि आपका क्रॉसबैक अल्फा बेहतर हो जाएगा। ये लेकिन बात आप बताते हैं फिर मेथोडोलॉजी में आप मेंशन करते हैं, मगर किस हम लिए तो हम। ये कह रहे थे कि क्वेश्चन ज्यादा हो तो कौन बैग फर्क बेहतर होता है, अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें जब आपने डेटा लिया है ना, तो उसमें जो रिस्पोंडेंट है वो डेटा शायद इस तरह से दे रहे हैं आपको कि एसपीएसएस ऐसे समझता है कि वो उसको समझ नहीं पा रहे, एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो वो ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बाकी सब क्वेश्चंस के साथ लिंक नहीं बना रहा। ओके ये एसपीएसएस की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन रिमूव करने वाली बात है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ प्रोसीजर, ये रेयरली हम करते हैं। जब वाकई ये हमारे लिए बहुत जरूरी ऑब्लिगेटरी हो कि आंसर आपका 0.6 होना चाहिए, ये तब किया जाता है। ओवरऑल यहाँ तक आपके लिए समझना जरूरी है कि हम मेजर करते कैसे हैं क्रॉनबेक अल्फा स्पेसिस में। ठीक है जी, तो एक एस्पेक्ट तो हमारे पास आज ये हो गया कि रिलायबिलिटी कैसे मेजर होती है। रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए जहन में रखना है कि सेक्शन ए यानी जो डेमोग्राफिक्स है उसके लिए मेजर नहीं होता। आउटकम के लिए भी ये है कि हर आउटकम के लिए अलग अलग होगा मेजर। And if you are using a multi-dimensional scale, then you have to measure Cronbach alpha for all dimensions separately. एक साथ सारे स्केल नहीं डालने। मैम वैलिडिटी के लिए इस तरह का कोई नहीं है मैम, जो एसपीएसएस या वैलिडिटी के लिए भी नहीं, वैलिडिटी के लिए भी होता है मरियम, वैलिडिटी इंडेक्स कहते हैं हम उसे, वो भी एक तरीका है, लेकिन मोस्टली वैलिडिटी सब्जेक्टिवली हो जाती है। उसमें हम ये कहते हैं जी कि कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसने ओके कर दिया है, अपना ओपिनियन अदरवाइज दे दिया मैम, वो भी हम लोग सेक्शन बी के लिए ही करते हैं ना मैम। सेक्शन बी के लिए करते हैं बिल्कुल। सेक्शन ए के लिए कुछ नहीं ऐसा होता, नीदर रिलायबिलिटी नॉट दिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको मे बी करना हो रिसर्च में, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी असेसमेंट हम करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए, कैटेगोरिकल के लिए तो नहीं होती। ये तो आई होप आप सबको क्लियर है। यस मैम, बिकॉज मैम मेरे ख्याल से नॉर्मेलिटी थी इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, बिल्कुल, और उसके मैम साथ अगर नॉर्मल नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड तो शायद फिर मैम मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज शायद फिर हम उसके साथ करते हैं बिल्कुल। और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए तो हम बिल्कुल भी इसको टच ही नहीं करना अपने नॉर्मेलिटी को। तो अब नॉर्मेलिटी असेसमेंट के लिए बात यह है कि आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसमें जो सेक्शन ए है डेमोग्राफिक्स का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वांटिटेटिव होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सही बात करूँ तो ये है कि पूरे क्वेश्चनर में जितने भी क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं सबके लिए नॉर्मेलिटी असेसमेंट आपको करनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर तो आपके क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, only then you can mention mean and standard deviation. Otherwise, you have to mention interquartile range with median. ठीक है, तो जब हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है, बेशक वो डेमोग्राफिक्स का ही कोई क्वेश्चन क्यों ना हो क्वांटिटेटिव, तो उसके लिए अब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करें या मीडियन या इंटरक्वार्टाइल रेंज करें, इस बात का आंसर इस पे डिपेंडेंट है कि ये आपका वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं सब के लिए आपको नॉर्मेलिटी असेसमेंट करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली हम ये नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज है। वो किस तरह से है कि हमारा सैंपल साइज मोस्टली ज़्यादा होता है 100 से, हम 300 या इससे भी ज़्यादा सैंपल पे काम करते हैं। उसकी वजह से हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं खुद ही वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं, इसलिए हम चेक नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, ये मैं यहाँ पे साथ साथ कह रही हूँ। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस में तो चले आपको ये एक रिलैक्सेशन मिल गई, आपने वो छोड़ दिया वहां पे उसको, लेकिन अगर आउटकम वेरिएबल आपका क्वांटिटेटिव है तो
तो उसके लिए नॉर्मेलिटी असेसमेंट करनी होती है और मेथोडोलॉजी में मेंशन भी करनी है आपने, और उसका जो हिस्टोग्राम है वो आपने थीसिस के एंड पे एनेक्शन में ऐड भी करना होता है। मैम लाइकेट स्केल तो कैटेगोरिकल है। मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। देखिए, अब आपने एक स्केल यूज किया, ठीक है, स्केल के 10 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए लाइकेट स्केल है, और वो लाइकेट स्केल ऑप्शंस के साथ होता है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअली कैटेगोरिकल है, नो डाउट। लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तो इन्फ्रेंशियल में यूज नहीं करना, हमने तो ये काम करना है कि वो जो 10 क्वेश्चन है उनको कंप्यूट कर देना है। कंप्यूट जब आप करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन बेसिकली क्वांटिटेटिव में चेंज हो जाता है, वो क्वेश्चन आई मीन वो स्केल आपका क्वांटिटेटिव बन जाता है। ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यानी स्केल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन सेपरेटली देखें तो वो कैटेगोरिकल है, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली तो यूज ही नहीं करना, हमने तो एक ओवरऑल आंसर निकालना है, और वो ओवरऑल आंसर हम निकालते हैं कंप्यूट करने के बाद। उसकी वजह से वो आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो ऐड होके एक नया वेरिएबल बन जाता है, और वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। और उसके लिए फिर हमें नॉर्मेलिटी असेसमेंट करना होती है। अब जैसे फर्ज करें यहाँ पे आपके सामने ऑप्टिमिज्म के 6 क्वेश्चन है। अब ये जो 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है ये कैटेगोरिकल है बिल्कुल, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए लाइकेट स्केल है, मे बी उसकी 5 ऑप्शंस हैं या 7 है या जितनी भी है। हर एक क्वेश्चन को मैंने आगे एनालिसिस में अलग अलग तो यूज ही नहीं करना, मैंने तो ओवरऑल आंसर निकालना है। उसके लिए हमने ऑप्टिमिज्म को ऐड कर दिया था सारे क्वेश्चन को, यानी यहाँ पे ये जो 119 ये जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा नजर आ रहा है आपको टोटल ऑप्टिमिज्म। अब इसमें वो जो 6 क्वेश्चन थे वो ऐड हो गए हुए हैं। डेटा व्यू में आ जाए, जहाँ पे ये टोटल ऑप्टिमिज्म है वहां से आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें ये आपके पास है टोटल ऑप्टिमिज्म का वेरिएबल। अब इसमें देखें, फर्स्ट रिस्पोंडेंट का आंसर 22 आया है 6 क्वेश्चन को ऐड करके, सेकंड के लिए 19 आया है, फिर 19 आ गया एंड सो ऑन। ये नंबर वेरी कर रहे हैं, इसमें कहीं पे भी आपको ऑप्शंस तो नजर नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब टोटल ऑप्टिमिज्म ऐड करने के बाद अब ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव है। अब इसकी नॉर्मेलिटी असेस करना जरूरी है फॉर फर्दर एनालिसिस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम किस तरह से करेंगे नॉर्मेलिटी असेसमेंट? सबसे आसान तरीका तो जो क्रूड वे वो यही है कि मीन मीडियन मोड ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे इस वेरिएबल का मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एनालाइज पे जाएंगे। ये सारे स्टेप जो है ये लेक्चर में मेंशन होंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगी। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें वो वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लें, ये है टोटल ऑप्टिमिज्म, इसको एंटर कर दिया। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पे आई मेंशन है मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये 3 चीजें कर लें। इसके अलावा इसी में से आपने स्क्यूनेस, कर्टोसिस, इन दोनों को भी कर लेना है टिक। स्क्यूनेस क्या होता है? Deviation from the skewness? normal curve. डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी। इसमें बेसिकली ये जो मीन, मीडियन, मोड मैं कह रही हूँ ना कि इक्वल होने चाहिए, ये तीनों सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। मैम इसको हम मीडियन से मेजर करते हैं ना, बस स्क्यूनेस को मीडियन आता है। अगर आपका डेटा, अगर आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल स्क्यूड है तो फिर हम मीडियन रिपोर्ट करते हैं। जी जी। यस, फिर हम मीडियन रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप साथ इसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी देख लें। कर्टोसिस का मतलब है कि डाटा जो है इसका स्प्रेड किस तरह से है, यानी उसकी पीक कैसी बन रही है। नॉर्मल ग्राफ जो है इसकी पीक बहुत ज़्यादा है, मिडल में आ रही है, या बिल्कुल फ्लैट हो गया है वो, तो इसको हम कर्टोसिस से चेक करते हैं। ये कंटिन्यू करें, 5 जगहों पे मैंने इसे चेक किया है, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। कंटिन्यू। ये जो बॉक्स टिक है बाय डिफॉल्ट इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें।
अब आपके सामने ये टेबल आ गया, इसमें मीन आपके पास है 22, मीडियन भी 22 है, मोड 24 है। 2-3 यूनिट अगर हो भी जाए डेविएशन तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं सिर्फ मीन मीडियन मोड यहाँ पे देखूं तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ रहा है। यानी फिलहाल मैं ऐसे ये कह सकती हूँ कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। फिर इसके बाद स्क्यूनेस देख लें। स्क्यूनेस का आंसर आपके पास है -0.4, इसको राउंड ऑफ कर दें, -0.5 बन जाएगा ये 0 से क्लोज होना चाहिए। जितना ज़्यादा 0 से क्लोज होगा उतना ही डाटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो 0.5 है, इसका मतलब काफ़ी हद तक 0 से क्लोज है। माइनस का मतलब ये वो उसके लेफ्ट और राइट स्क्यूनेस को शो कर रहा होता है SPSS। बेशक आप माइनस को इग्नोर कर दें, यहाँ पे 0.5 आंसर आ रहा है इसका। ये भी 0 से क्लोज है, इससे भी ये बात समझ आ रही है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। उसके बाद कर्टोसिस का आंसर 0.2 है, ये भी काफ़ी हद तक 0 से क्लोज है। यहाँ तक तो जो बातें समझ आ रही हैं वो यही है कि आपका ये वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। अब इसके अलावा जो एक और आपने काम करना है वो आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी हम उससे भी असेस करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एनालाइज, अगेन उसी जगह पे जाएंगे जैसे हम पहले गए हैं। सिर्फ ये काम करना है कि अब आपने चार्ट्स में जाना है। चार्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है हिस्टोग्राम की, और साथ आप नॉर्मल कर्व को भी टिक कर दें। ये कंटिन्यू कर दें, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ओके कर दें। ये एक तो टेबल वही रिपीट हो गया है, साथ आपके सामने ये आ गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ भी आपको बता रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको ये नजर आ रही हैं 5 और 10 के दरमियान, ये आउटलायर्स हैं, लेकिन ये आउटलायर्स इस तरह से कि इसने नॉर्मेलिटी को इफेक्ट नहीं किया, मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओवरऑल आपका ये वेरिएबल जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो अब जब आप थीसिस में ये काम कर रहे होंगे तो उसमें आपने ये जो ऊपर टेबल आया था जिसमें मीन, मीडियन और सारी वैल्यूज थी, ये भी, और ये जो हिस्टोग्राम है इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके थीसिस के लास्ट में जो नेक्चर्स हैं, सेकंड जो नेक्चर होगा उसमें आपने पेस्ट कर देना है इसको। ये काम वो स्टूडेंट करेंगे कि जिनका आउटकम वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, और अगर उन्होंने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को चेंज कर लिया था कट ऑफ यूज करके इनटू कैटेगोरिकल, तो वो ये स्टेप नहीं करेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। मैम फिर वो बार चार्ट भी नहीं बनाएंगे? ये वाला हिस्टोग्राम की आप बात कर रही हैं? नहीं मैम, जिन्होंने कैटेगोरिकल चेंज कर लिया है तो मैम वो बार चार्ट बनाएंगे? वो तो उनका एनालिसिस होगा ना, वो तो रिजल्ट्स में आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये रिजल्ट्स में नहीं आना, ये मेथोडोलॉजी का पार्ट है। मेथोडोलॉजी में आप मेंशन करेंगे कि हमने नॉर्मेलिटी असेस की है, और उसमें आप रेफरेंस दे देंगे ब्रैकेट में कि नेक्स्ट में हमने ये ऐड भी कर दिया हुआ है। ओके मैम। ठीक है जी, चले अभी आज के लिए ये हो गया काम। ट्रांसफॉर्मेशन का हमने किया कवर, उसमें एक दो जो रहती थी, और रिलायबिलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे डिफरेंशियल।